गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। पहले सारे टॉपिक्स को हिंदी में डिस्कस करेंगे, फिर सारे टॉपिक्स को इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने इंग्लिश में देखना है वो डायरेक्टली जो है डिस्क्रिप्शन से इंग्लिश चैप्टर्स पर क्लिक कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है लोकपाल ऑनलाइन। तो आपके जो लोकपाल ऑफ इंडिया हैं, जो उसके चेयरपर्सन हैं इस ऑफिस ऑफ लोकपाल के, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, उन्होंने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है लोकपाल ऑनलाइन से नाम से, जिसमें कंप्लेंट्स को लॉन्च किया जा सकता है और उसको कंप्लेंट्स को मैनेज भी किया जाएगा उस पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो ये एंड टू एंड डिजिटल सॉल्यूशन होगा, जिसमें समझ लो कोई भी करप्शन की कंप्लेंट अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ की जाती है तो उसकी पूरी मैनेजमेंट राइट फ्रॉम द स्टार्ट की, जब वो कंप्लेंट की गई है कैसे उसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है क्या उसके ऊपर जो है सोल्यूशन दिया गया है, क्या एक्शन लिया गया है, ये सारा एंड टू एंड डिजिटल सोल्यूशन जो है वो लोकपाल ऑनलाइन में किया गया है। ठीक है, अब जो है इसको एनआईसी जो है उसने बनाया है, आपके नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने, और ये एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पे बना है। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी क्या होती है? जिसको आप खुद भी कभी कस्टमाइज़ करना चाहें तो कर सकते हो। कोई अपना जो है इस पे इसको खुद भी मैनेज करना चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये ऑफिस ऑफ लोकपाल ये है क्या। अब आपको पता होगा कि बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था अन्ना हज़ारे जी का, उसके बाद 2013 में ये लोकपाल एक्ट पास किया गया था। तो इसमें एक एंटी करप्शन ओम्बड्समैन जो है लोकपाल बनाया गया था सेंट्रल लेवल पर, और लोकायुक्त बनाया गया था स्टेट लेवल पर। ठीक है, तो ये यूपीए गवर्नमेंट थी उस टाइम पे 2013 में, उन्होंने ये एक्ट को पास किया था क्योंकि बहुत प्रेशर हो गया था अन्ना हज़ारे जी के आंदोलन के बाद, तो इस एक्ट को पास किया गया था। ठीक है, अब इसमें लोकपाल जो है एक चेयरपर्सन होंगे एक, और मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब ये सारे पब्लिक सर्वेंट्स को कवर करता है इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, याद रखो इवन प्राइम मिनिस्टर भी इसके अंदर कवर होते हैं, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। अब जो है लेकिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो लोकपाल के एम्बिट में नहीं आती हैं। ठीक है, वो इससे बाहर है, उस पर जो है लोकपाल एक्शन नहीं ले सकता। ठीक है, अब इसके अंदर अगर कोई करप्शन से कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है किसी भी पर्सन द्वारा, तो उसको अटैच करना, उसको कॉन्फिस्केट करना, ये पावर्स भी जो हैं वो लोकपाल के पास दी गई हैं। ठीक है, अब कोई समझ लो कि कोई विसल ब्लोअर क्या होता है कि गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल अगर उसको लग रहा है कि उसके डिपार्टमेंट में या उसकी मिनिस्ट्री में करप्शन हो रहा है, तो अगर वो सामने आ जाता है, अगर वो बता देता है लोकपाल को, तो वो विसल ब्लोअर बन जाता है। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पब्लिक सर्वेंट जो अगर करप्शन को रोकने के लिए सामने आ जाते हैं तो उनकी लाइफ भी थ्रेटन हो सकती है, उनके ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं, कोई ना कोई झूठा इल्ज़ाम लगा कर उनको फंसाने की कोशिश की जा सकती है। तो ये लोकपाल एक्ट जो है पब्लिक सर्वेंट्स जो ऐसे जो विसल ब्लोअर्स बनते हैं उनको भी प्रोटेक्शन देने की बात करता है। ठीक है, अब पावर्स देखते हैं लोकपाल की। तो ये किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको लोकपाल कहेगा, समझ लो कि कोई करप्शन का केस आया, कोई समझ लो पब्लिक सर्वेंट ने कोई करप्शन की है, तो समझ लो अगर लोकपाल ने सीबीआई को कहा है कि ये पर्टिकुलर केस देखो कि इसमें करप्शन हुआ है या नहीं, उस केस में जो है सुपरिटेंडेंस और डायरेक्शन जो है वो लोकपाल करेगा सीबीआई के ऊपर कि सीबीआई सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, अब लोकपाल जो है वो किसी भी पब्लिक सर्वेंट को समन भी कर सकता है, क्वेश्चन भी कर सकता है, अगर उसको लग रहा है कि कोई एविडेंस है, चाहे सीबीआई ने जो है इन्वेस्टिगेशन अभी ना भी शुरू की हो, लेकिन लोकपाल के पास ये पावर है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले भी वो उनको समन करके या क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, और अगर कोई ऑफिसर समझ लो सीबीआई का है जो कि ये पूरी जांच कर रहा है लोकपाल के बिहाफ पे, तो उस पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता बिना लोकपाल की इजाज़त के। ठीक है, अब जो है पूरी लोकपाल से रिलेटेड जो आपके करप्शन से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं उनको 6 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ करना है, कंप्लीट करना है रादर। ठीक है, लेकिन अगर लोकपाल या लोकायुक्त जो है वो स्टेट लेवल पर होता है, तो आपको पता ही है। ठीक है, अगर ये कहते हैं रिटर्न में ये जो है वो अश्योरेंस देते हैं या रिटर्न में ये एक्सटेंशन देते हैं, तो 6 महीने के बाद भी एक्सटेंशन दी जा सकती है। ठीक है, अब स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं जिसके अंदर ट्रायल्स होगा उन केसेस का जो लोकपाल रेफर करता है, मतलब कि करप्शन के केसेस को जल्दी से जल्दी ट्रायल मिल सके, इसलिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं। अब एम्बिट देखते हैं लोकपाल का, तो प्राइम मिनिस्टर से लेके मिनिस्टर्स, एमपीज, ग्रुप ए बी सी डी एम्प्लॉयज़ जो भी हैं
सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सब लोकपाल के दायरे में आते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स आपको बताया था पहले, आर्म्ड फोर्सेस जो है वो इसके दायरे में नहीं आती हैं लोकपाल के, ठीक है। उनके लिए अपना अलग प्लेस है, उनका अपना अलग सिस्टम चलता है करप्शन का को रोकने का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर, खासकर के जब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ का अगर कोई कंप्लेंट है तो उसको कैसे डील किया जाएगा। अब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट है तो उसको डील करने के लिए भी मैकेनिज्म जो है वो लोकपाल में दिया गया है। लेकिन अगर कोई कंप्लेंट प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस, एक्सटर्नल या इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी या स्पेस से रिलेटेड है, तो उस केस को एडमिट नहीं किया जा सकता। उस केस में प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है कोई इंक्वायरी लोकपाल नहीं कर सकता, ठीक है। अब जो है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ समझ लो कोई कंप्लेंट आई कि इन्होंने करप्शन किया है, ठीक है। तो लोकपाल को का पूरा बेंच जो है, जिसमें 8 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं और चेयरमैन होते हैं, उन सब को बैठना पड़ेगा और एटलीस्ट उसमें से 2/3 अगर मेंबर्स अप्रूव करते हैं तो ही इंक्वायरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ की जा सकती है, ठीक है। और अगर इंक्वायरी अप्रूव कर दी समझ लो, तो जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी वो फुल कैमरा में होगी, ठीक है। मतलब कैमरे के सामने वो पूरी इंक्वायरी की जाएगी। और अगर लोकपाल जो है पूरी बॉडी को लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कंप्लेंट है उसमें कोई खास जो है वो दम नहीं है, तो इस कंप्लेंट को डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। तो जो रिकॉर्ड्स होंगे उस इंक्वायरी के, उसको पब्लिश नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसको पब्लिश नहीं किया जाएगा और ना ही किसी और को अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों किया गया है? ताकि अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो इनोसेंट हैं, तो जो है उनकी सैंक्टिटी को बचाने के लिए, उस ऑफिस की सैंक्टिटी को बचाने के लिए ये मेजर डाला गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है WPI इन्फ्लेशन। तो अभी होल सेल इन्फ्लेशन जो है इंडिया में वो 14.23% पहुंच गई है। तो लास्ट टाइम ये 1998 में इतनी हाई इन्फ्लेशन हुई थी, होल सेल इन्फ्लेशन। इसके बहुत सारे कारण हैं और ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होगा, ठीक है। तो इस पे कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। जब हम पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी में जब हम फेज़ में आए हैं तो ऐसा इन्फ्लेशन होगा ही होगा। ये वर्ल्ड वाइड फेज़ में देखा जा रहा है, यूएस में, यूरोप में, हर जगह देखा जा रहा है इन्फ्लेशन, ठीक है। तो अब ये होल सेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है ये इंडिया में जो है अभी नवंबर में हाईएस्ट पीक पर पहुंच गया है। लास्ट मंथ जो है अक्टूबर में ये 12.5% था। और ये इसमें जो फ्यूल एंड पावर का जो आपका कंपोनेंट है वो तो सबसे हाईएस्ट जो है वो रेंज पर पहुंच गया है, 39.81% पर पहुंच गया है। फूड प्रोडक्ट्स जो है वो 6.7% पे है नवंबर में, ठीक है। मतलब इसमें भी सबसे ज़्यादा जो है वो आपको देखने को मिलेगा फूड के प्रोडक्ट्स के प्राइजेस, और फ्यूल और पावर के जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सीड हो गए हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। बट उसी की वजह से होल सेल प्राइस इंडेक्स जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो आपको जो आप नॉर्मल पार्लेंस में पढ़ते हैं कि इन्फ्लेशन कितनी है इंडिया में, वो आपकी वही मैनेजेबल लेवल पर है जो 4 +-2 होना चाहिए। 4 मतलब +-2 मतलब या तो 6% या फिर मैक्सिमम 2%, ठीक है। तो मतलब 2 से 6 के बीच में होना चाहिए। तो वो तो रिटेल इन्फ्लेशन तो हमारी 4.91% चल रही है, जो आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसको टारगेट करती है, ठीक है। तो वो तो आपकी मैनेजेबल ही है, ठीक है। अब ये WPI इतना क्यों बढ़ा है, इसका क्या रीज़न है? तो एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि मिनरल ऑयल्स के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, बेसिक मेटल्स, क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़े हैं, केमिकल्स के भी प्राइसेस बढ़ गए हैं, फूड प्रोडक्ट्स के भी खासकर प्राइसेस बढ़े हैं। बहुत से रीज़न है इसके, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ये आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो आपको बहुत इंक्रीज दिखा रहा है, ठीक है। अभी होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में देखते हैं। तो जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, वो इसको पब्लिश करते हैं। और इसमें प्राइमरी आर्टिकल्स, जो आपके बेसिक आर्टिकल्स होते हैं, जो आपके फूड से रिलेटेड या वो सब इसमें आते हैं। फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आते हैं, जो मतलब रॉ मटेरियल, ये सब आपके प्राइमरी आर्टिकल्स में आते हैं। फिर फ्यूल एंड पावर भी इसमें आता है, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जो मैन्युफैक्चर किए गए हैं प्रोडक्ट्स, वो भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब होल सेल का मतलब क्या हुआ कि होल सेल जो आपका प्राइस इंडेक्स है उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस को नहीं इंक्लूड किया जाता। क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता? क्योंकि होल सेलर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो बाद में रिकवर कर लेगा, ठीक है। तो उसके जो प्राइजेस का कोई इम्पैक्ट होल सेलर के ऊपर नहीं पड़ता जो है, जो भी प्रोडक्ट्स का, इसलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड इसमें नहीं किया जाता, ठीक है। अब डिफरेंस जो है रिटेल इन्फ्लेशन, जिसको हम CPI भी कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और WPI के अंदर क्या डिफरेंस है? तो WPI जो है वो एक होल सेलर के नज़रिए से प्राइजेस को देखता है। मतलब कि फैक्ट्री में जब से निकल कर, या फैक्ट्री लेवल पर, या होल सेलर के लेवल पर, या मंडी लेवल
लेवल पर क्या प्राइजेस हैं प्रोडक्ट्स के, और जो आपका सीपीआई है वो कंज्यूमर के नज़रिए से प्राइजेस को देखता है, ठीक है। तो जो हमारे नज़रिए से प्राइजेस हैं, जो कंज्यूमर के नज़रिए से, वो तो ठीक चल रहे हैं 4.91%, जो आपके और मेरे जैसे कंज्यूमर हैं। लेकिन जो होल सेलर है उसके लिए जो प्राइजेस है वो 14.23% जो है नवंबर में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिक सा आपको आइडिया इसका समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है वाटर इनोवेशन चैलेंज। तो अभी अटल इनोवेशन, नीति आयोग और रॉयल एम्बेसी ऑफ डेनमार्क ने मिलके सेकेंड एडिशन ऑफ वाटर इनोवेशन चैलेंजेस को जो है वो लॉन्च किया है, जो कि हमारे इंडिया और डेनमार्क के बायलैटरल ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर साइन किया था हमने, और उसके अंदर ये एक हमारा पार्टनरशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर हम ऐसे इनोवेटिव और नेक्स्ट जेन सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, खासकर यंग टैलेंट्स के थ्रू, जो कि हमारे वाटर से रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकें, ठीक है। ताकि ऐसा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी हम बनाएं, नेक्स्ट जेन सॉल्यूशंस लेकर आएँ, ताकि हम इंडिया जो है वो ऐसे सॉल्यूशंस लेकर आए ताकि हमारी जो है वाटर की इश्यूज़ जो है, वाटर के जो है सिर्फ कंजर्वेशन से रिलेटेड नहीं, वाटर पोल्यूशन को भी कैसे टैकल किया जाए, वाटर कंजर्वेशन, वाटर जो है उसकी स्टोरेज, सब कुछ जो आपका ओवरऑल एक तरह से वाटर को से रिलेटेड जो है इनोवेशन देखी जाएगी इसमें, ठीक है। अब यह कैसे काम करता है, अब इसमें यंग टैलेंट जो है लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ और इनोवेशन हब से उनको उठाया जाता है, और वो जो है अपने स्किल्स और अपनी जो है टेक्निकल डिसिप्लिन जो है इनोवेशन कैपेसिटी दिखाते हैं, और उसके बेसिस पर ही जो है ये एक तरह से चैलेंज चलता है, ठीक है। अब इसमें जो विनर्स होंगे, जो इसमें जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको इंडिया जो है वो रिप्रेजेंट करने को भेजेगा इंटरनेशनल वाटर कांग्रेस, जो कि 2022 में होने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है सामाजिक अधिकारिता शिविर। तो एक सामाजिक अधिकारिता शिविर जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है अभी रिसेंटली, और ये आपका भदोही डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहाँ पर इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसके अंदर क्या किया गया है, जो आपके दिव्यांगजन हैं उनको, और जो आपके सीनियर सिटीजन्स हैं उनको कुछ असिस्टेड डिवाइसेस और एड्स दी गई हैं, ठीक है। तो जो आपको दिव्यांगजन के लिए तो है ADIP स्कीम, ठीक है, असिस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन्स फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लाइंसेज, ये स्कीम है। और जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए स्कीम होती है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ठीक है। दोनों ही स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो एलिम्को ना एक मिनी रत्न PSU है, आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, वही ये असिस्टेड डिवाइसेस बनाती हैं। तो उन्हीं की मदद से जो है गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर करती है, और जो है आपके दिव्यांगजन में और जो है सीनियर सिटीजन्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो हम पहले राष्ट्रीय वयोश्री योजना देखते हैं। तो ये फिजिकल एड्स असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस जो है सीनियर सिटीजन्स को देने की बात करती है स्कीम, जो कि BPL कैटेगरी में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि लो विजन से रिलेटेड कोई आपके जो है असिस्टेड डिवाइसेस, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, टीथ जो हो गए, या लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इन सब से रिलेटेड जो डिवाइसेस हैं वो सीनियर सिटीजन्स को दिए जाते हैं। और ये बनाए किसने होते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ने, ठीक है। ये एक PSU है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। तो इसके लिए पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से जो है गवर्नमेंट प्रोक्योर करके इन जो है फिजिकल एड्स को देती है, तो सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड है एक, उसमें से ही जो है पैसा निकाल के जो है गवर्नमेंट ये डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। अब बेनिफिशरीज कौन है, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट या UT एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक कमेटी बनाती हैं, जिसको डिप्टी कमिश्नर्स या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो है वो चेयर करते हैं। वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी बेनिफिशरीज है जिनको राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंदर जो है ये फिजिकल एड्स दिए जाएंगे, ठीक है। अब ADIP स्कीम देखते हैं। तो ये जो है 1981 से ये स्कीम चल रही है, जिसमें जो है डिसेबल्ड पर्सन, रादर हम इनको कहेंगे दिव्यांगजन जो है, या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, उनको ड्यूरेबल, सोफिस्टिकेटेड और साइंटिफिकली मैन्युफैक्चर्ड स्टैंडर्ड एड्स और अप्लाइंसेस दिए जाते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ जो है वो थोड़ी सी कंफर्ट से में गुजार सके, या फिर थोड़ी सी उनकी लाइफ ईजी हो जाए, ठीक है। उनकी डिसेबिलिटी की जो है वो एक्सटेंट को कम करने की कोशिश की जाती है, और अगर ज़रूरत पड़े तो उनको करेक्टिव सर्जरीज भी उनके लिए की जाती है, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड है तो उनको करेक्टिव सर्जरी भी करके दी जाएगी, ठीक है। अब जो है ग्रांट्स इन जो है एड दी जाती हैं मिनिस्ट्री द्वारा, ताकि जो है ऐसे एड्स और असिस्टिव डिवाइसेस को जो है प्रोक्योर कर लें। अलिम्को से प्रोक्योर किए जाती हैं डिवाइसेस, सिर्फ नेशनल जो है एजेंसीज ये नहीं, स्टेट लेवल एजेंसीज भी जो है ये डिवाइसेस को प्रोक्योर करती हैं, और ADIP स्कीम के अंदर जो है वो उनको उपलब्ध कराती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड
टॉर्पीडो सिस्टम। तो अभी एक टॉर्पीडो सिस्टम जो है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है डीआरडीओ द्वारा। तो सुपरसोनिक स्पीड्स कौन सी होती हैं आपको पता ही होगा, ठीक है, जो 5 मार्क के आसपास की स्पीड होती है, 3 से 5 मार्क के आसपास की स्पीड, उसको हम सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। जो 5 या 5 से ऊपर की मार्क से ऊपर की स्पीड होती है उनको हम हाइपरसोनिक स्पीड कहते हैं। तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम को लॉन्च किया गया है डीआरडीओ द्वारा, और ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड टॉर्पीडो सिस्टम है जो कि आपकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को एनहांस करता है, ठीक है। आपको पता होगा ना, ये सबमरीन्स लॉन्च करती हैं टॉर्पीडो। टॉर्पीडो क्या होता है? जो आके दूसरी सबमरीन को अटैक करेगा ताकि वो सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर दे, जो दुश्मन की सबमरीन को, ठीक है। अब इसके अंदर ये एक ऐसा मिसाइल है, सुपरसोनिक ऐसा मिसाइल है, इसके अंदर टॉर्पीडोज भी हैं, पैराशूट डिलीवरी सिस्टम भी है और अलग मैकेनिज्म्स भी लगाए गए हैं ताकि ये एक तरह से एक ओवरऑल अटैक की कैपेबिलिटी दे हमारी सबमरीन्स को, ठीक है। तो ये कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम है। कैनिस्टर बेस्ड मतलब कि एक कवर में, समझ लो, आपको पता है ना, कैनिस्टर समझ लो, उसके अंदर मिसाइल डाला जाता है, स्टोर किया जाता है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, ठीक है। तो ये कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम है जिसमें 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन, इलेक्ट्रो मैकेनिकल एक्चुएटर्स और प्रिसिशन इनर्शियल नेविगेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 स्टेज है जो उसका एक तरह से 2 तरह का उसका इंजन है, ठीक है। अब आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो यही हो सकता है कि दो तरह का उसको पुश देने वाला सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम है। फिर उसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स लगे हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल फॉर्म में वो चलता है, और उसके अंदर प्रिसीजन इनर्शियल नेविगेशन, ताकि उसको हम गाइड कर सके कि उसको किस साइड जो है वो मूव करना है, उसलिए उसमें प्रिसीजन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी लगाया गया है, ठीक है। तो डीआरडीओ ने अपनी लैब्स के साथ मिलकर इसको बनाया, लेकिन इंडस्ट्री जो है, जो आपकी डिफेंस इंडस्ट्री, प्राइवेट कंपनीज जो हैं, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और बहुत सारे वेरियस सब सिस्टम्स उन्होंने डेवलप करके दिए हैं इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ABU रोबोकॉन 2022। तो दूरदर्शन जो है वो साल 2022 में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के साथ मिलके ये ABU रोबोकॉन 2022 को ऑर्गेनाइज करेगा अगस्त में, ठीक है। तो जो आपकी जो DD रोबोकॉन है जो 2022 में की जा रही है, उसका थीम होगा लगोरी। लगोरी आपको पता है ना, गेम होती है एक जिसमें 7-8 स्टोन्स रखे जाते हैं, उसको आप मारते हो, ठीक है। तो ये लगोरी एक गेम होती है, वही उसका थीम होगा, ठीक है। अब जो है हर साल ये एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ मिलकर इस रोबोकॉन को ऑर्गेनाइज करती है। इस साल चाइना ने किया था, अभी संडे को, दिसंबर 12 को, और अब जो है 2022 में इंडिया की बारी है, इंडिया के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। तो साल 2002 से एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, और ये यंग पीपल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस रोबोकॉन में, अपने वो इंजीनियरिंग टैलेंट दिखाते हैं और जो है आपस में compete करते हैं, ठीक है। तो आपस में उनको एक तरह इंटरेक्शन का भी मौका मिलता है और वो अपने जो है टैलेंट को ग्लोबल लेवल पर दिखाने का उनको एक मौका दिया जाता है इसमें, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स in English. So the first topic is Lokpal Online. So the chairperson of the office of Lokpal, Justice Pinaki Chandra Ghosh, has recently inaugurated this digital platform, namely Lokpal Online. So this is basically a platform in which the complaints which have been launched for investigation by Lokpal will be managed from end to end, and this is a end-to-end digital solution in which the management of complaints will occur. And so let's say that you launched a complaint against a public servant for corruption. So through this platform, you the Lokpal will be managing that complaint. So it will basically provide you a docket number. You can track the complaint, you can see what action has been taken, how to which department that particular complaint has been allocated. So all that information would be provided on this Lokpal online platform. Okay, so it has been developed by National Informatics Center, that is the government of India's official agency for the digital connectivity or digital platforms, for creation of digital platforms, and this has been developed as an open source technology system. So what it means is that it gives you power to customize this platform also. Okay, in any case, other agencies can also develop this platform in the future. That's why it has been made open source. Okay, so let us see about this office of Lokpal. So you all may be remembering that in 2011-12 there was a huge
protest against the government, the then UPA government by Anna Hazare ji. And this was the Lokpal movement. And after that, when the government of India, the UPA government succumbed to pressure, and they passed this Lokpal Act of 2013. So it established this anti-corruption ombudsman called Lokpal at the center and Lokayukt at the state level. Okay, so this Lokpal consists of a chairperson and a maximum of 8 members. It covers all category of public servants including the prime minister. Okay, but remember that armed forces of the government of India do not come under the ambit of Lokpal. Okay, so in case of a public servant is found to be involved in corruption, and in that case, attachment and confiscation of property acquired by corrupt means is also the provision for this attachment of and confiscation of property acquired by corrupt means is also there. So even while the prosecution is pending, the Lokpal has the power to attach and confiscate the properties of the accused. And there is also an element of providing protection to the whistleblowers. So who are the whistleblowers? So basically those public servants who reveal that there is corruption undergoing in their department or in their ministry, they are known as whistleblowers. So because you know that they have exposed the corruption, that's why their life is in danger, or their service is in danger. So this Lokpal provides protection to such whistleblowers. So what are the powers of Lokpal? Okay, so before this Lokpal, if this Lokpal transfers a case of investigation to, let's say CBI, so in those cases Lokpal will have power of superintendence and direction of over any investigation of the cases, of those particular cases which it has directed to the CBI. It will have the power to summon or question any public servant even before an investigation agency has begun the probe, and the officers involved in investigation of Lokpal cases cannot be transferred without the approval of Lokpal. So let's say just that Lokpal has asked the CBI to investigate a particular matter involving corruption. In that case, the officers who will be investigating that case will not be transferred until Lokpal approves that. Okay, so all the investigation must be completed within 6 months, but the Lokpal and Lokayukts have the power to allow extension of this 6 months period. But of course, they have to give it in writing why there is a need to extend such investigation period. Okay, so special courts have been constituted so that the cases referred by Lokpal can be investigated in earlier period. Okay, or in due course of time. So what is the ambit of Lokpal? So ambit of Lokpal ranges from all public servants including the prime minister, minister and MPs, from and even the group A, B, C and D employees of the central government. Okay, but of course one can launch a complaint against the prime minister, but in case there are allegations against the prime minister relating to international relations, external and internal security, public order, atomic energy and space, in that case the Lokpal will not be able to inquire against the prime minister. Okay. So in other cases, if there is any if there is any complaint against the prime minister, then the full Lokpal bench has to sit and consider that inquiry. And if at least 2/3 of the members of this Lokpal of this entire Lokpal bench approves this inquiry, only then an inquiry can be initiated against the prime minister. Okay, so such an inquiry against the prime minister must be held in camera, and in case the Lokpal bench feels that the complaint deserves to be dismissed, then all the records of that inquiry must not be published or made available to anyone. Okay, so why this provision has been added? So basically it has been added to prevent the sanctity of the office of prime minister. Okay, so now let us see the next topic, which is WPI inflation. So you may be seeing on news channels and newspapers that people are going overboard in claiming that inflation has touched this target or this level and all that. So just don't go by the headlines, because the picture may be very different in reality. Okay, so this is only wholesale price index
inflation. Okay, so this wholesale inflation has spiked to 14.23% in November 2021, and it has occurred due to several reasons, and it is not limited to only India, but it is a phenomena. It's a global phenomena, as the world is coming out of pandemic induced lockdowns. The economy is resuscitating, and that's why this WPI inflation is has reached this level. Okay, so this WPI has reached this level. Last time it reached this level was in 1998. And why it has soared to such high level? Because let's say fuel and power, which are the major components of this WPI, they have soared to about 39.81% increase if we compare it with last year. Okay, so that's why it has this WPI has increased overall. Even the food products prices have been increased by about 6.7% in November. So but the retail inflation, which concerns us like you and me, the consumers, this has remained in manageable trajectory, 4.91%. You know that Monetary Policy Committee has a target to keep this inflation in 4 plus minus 2 percent level. So this 4.91% is manageable. Okay, so it is not something very uh, uh, it is not something to be spoken about or to be feared about, because what concerns us is the retail inflation. Okay, so but this manufacturing sector would suffer in case this WPI inflation remains very high. But like I've said to you earlier, this is a short term phenomena and it is a global phenomena. Okay, it is not just something that is occurring with India only, it is a global phenomena. Okay, so why these rates have increased in WPI? Because the prices of mineral oils have increased, basic metals, crude petroleum and natural gas, chemical and chemical products, and food products prices have increased after coming out of the lockdown period. That's why this inflation, WPI inflation, has touched new highs. Okay, so let's see about the wholesale price index. So this is released by the office this is published by the Office of Economic Advisor to the Government of India, that is the Ministry of Finance. And this world this wholesale price index covers basically three categories. Okay, so primary articles, let's say the agricultural and raw material type articles, then fuel and power, and manufactured products. So these three major groups are there in wholesale price index, but they do not include indirect taxes. Because why? Because you know that wholesalers or the wholesalers do not will not pay the taxes. They will shift it to the consumers. That's why we do not take this whole this indirect taxes in WPI, so as to remove the impact of fiscal policies. Okay, so what is the difference between WPI and retail inflation? So retail inflation is CPI, you know that, consumer price index. So this WPI looks at the price level of commodities from the view of wholesalers or factory gate or mandi levels. Okay, but CPI is retail inflation, and it looks at the prices of commodities from the point of view of consumers like you and me. Okay, so for us the inflation is manageable, 4.91%, it is manageable. But for wholesalers this 14.23% seems huge, but it is of course a short term phenomenon. It will wither away very soon. So anyways, let us see next topic, which is water innovation challenge. So Atal Innovation Mission, Niti Aayog and Royal Embassy of Denmark have recently announced this second edition of water innovation challenges, and it is a part of Indo-Danish bilateral green strategic partnership which was signed last year. Okay, so this is a part of this Innovation Center Denmark and Niti Aayog and AIM partnership, and it aims to identify innovative and next gen solutions to all the issues related to water. Okay, so starting from conservation of water, pollution, storage, everything related to water, we have to identify new and innovative ways to tackle them. Okay, so that's why this water innovation challenge has been launched, and it will engage young students from leading universities and innovation hubs to identify or to give such innovative solutions to the world. Okay, so all the winners of these challenges will be representing India at the International Water Congress in the year 2022. Okay,
So now let us see the next topic, which is Samajik Adhikarita Shivir. So recently, a Samajik Adhikarita Shivir for distribution of aids and assistive devices to Divyangjans have been organized under this ADIP scheme. And this under this ADIP scheme means assistance to disabled persons for purchase or fitting of aids and appliances. Okay, and for senior citizens also. Okay, so for senior citizens, the scheme's name is Rashtriya Vayoshri Yojana. So this has been organized at Bhadohi district of Uttar Pradesh, and Alimco. Alimco is Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India. It is a PSU under the Ministry of Social Justice and Empowerment. They have manufactured these artificial assisted devices, and these devices will be distributed distributed to Divyangjans as well as to the senior citizens. Okay, so let's see what is Rashtriya Vayoshri Yojana. So this provides under this scheme, the government provides physical aids and assisted living devices to senior citizens who belong to BPL or below poverty line category. Okay, so let's say disability. So these senior citizens who are suffering from disabilities like low vision, hearing impairment, loss of teeth, and locomotor disability, they are given such physical aids and assisted living devices, which are manufactured by Alimco. Okay, so the government or the Ministry of Social Justice and Empowerment utilizes the funds from Senior Citizens Welfare Fund, and it distributes these devices to all the beneficiaries identified by the state governments or UT administrations under a committee which is chaired by the deputy commissioner or district collector of that particular district. Okay, so now let us see what is ADIP scheme. So this started in 1981, and the objective of the scheme is to identify needy, disabled or differently abled people who needed these scientifically manufactured modern standard aids and appliances. Okay, so they are given to these persons with disabilities or persons with or differently abled persons, so that their independent functioning can be ensured and their extent of disability can be reduced. Okay, so in case they require any corrective surgeries on in that case also, the government helps them before providing any assistive devices. Also, the government, how this scheme is implemented, so government basically provides grants in aid to several implementing agencies ranging from the central government level to the state government level for purchase and distribution of aids and assistive devices from Alimco, because Alimco is producing these devices. So that's why the government gives grants in aid to these agencies at national, state and district level, so that they can procure and distribute these devices to the Divyangjans. Okay, so now let us see the next topic, which is supersonic missile assisted torpedo system. So you know that torpedo is basically used in anti-submarine warfare operations. You may have seen it in movies also, that one submarine attacks the another with a torpedo, and this is supersonic missile assisted torpedo system developed by DRDO. So this is basically a next generation missile based standoff torpedo delivery system, which will enhance the capabilities of our submarines, and it will have this is canister based missile system, but so it will provide them extra protection, and it will increase the missiles shelf life also, because it is placed in a canister, and it is using advanced technologies like two-stage solid propulsion. So it will have let's say two engines, of course not engines, but I'm telling you just for your understanding. So it will be having two pushes. It will have electromechanical actuators which will be launching this missile, and it will also have precision inertial navigation. Okay, so it will be guiding the missile system through a precision at the right precision. Okay, so this has been developed by DRDO, but industry or the defense industry, even the private industry, has participated in the production of several subsystems of this torpedo system or this missile system. Okay, so now let us see the next topic, which is ABU Robocon 2022. So this year, in the next year, of course, 2022, Doordarshan will be hosting the international finals of Robocon 2022.
And this Robocon is organized by Asia Pacific Broadcasting Union and several other different member countries every year. And this year it was hosted by China in on December 12th, this month. And next year, in 2022, it will be hosted by India. And the theme for this Doordarshan Robocon 2022 will be Lagori. So Lagori is a game, you know, that seven stones are placed upon each other and you play that game. And this will be the theme of DD Robocon 2022. So this Robocon started in the year 2002 by Asia Pacific Broadcasting Union. So basically, it invites young people with similar interests to interact with each other, to see each other's progress, and to see how advanced engineering and solutions or broadcasting technologies are present in this particular Asia Pacific region. Okay, so this has been organized in China in this year 2021, but for 2022, India, rather Doordarshan, will be the host of this particular event. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.